नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहास में कुनिंद शासन काल। इससे पहले हमने जो है आद्य ऐतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल को पढ़ लिया है, जिसमें हमने विभिन्न जो है शिलालेखों के आधार पर इतिहास को जाना है, पौराणिक ग्रंथों के आधार पर इतिहास को जानने की कोशिश की है। और साथ ही जो कि जैसे आपके पास कालसी शिलालेख थे और लाखा मंडल की जो भी शिलालेख है, इनके आधार पर हमने जो है इतिहास को जानने की कोशिश की। आज हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो है सबसे पहले जो हमारे पास शासक आते हैं, कुनिंद शासन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अभी तक जो है आपने उत्तराखंड से संबंधित ये वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड में जो है कुनिंद शासनकाल। ठीक है, अब हमें जो है कुनिंदों की जानकारी कहाँ से मिलती है, क्या क्या साक्ष्य हमारे पास कि जो उत्तराखंड में है, जो कुनिंद जो शासक थे उन्होंने शासन किया। तो ये सभी जानकारी जो है हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद थे। कुनिंद जो मुद्राएं हैं उनके आधार पर हम कहते हैं कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में जो है कुनिंदों का शासन था। ठीक है, और जो ये कुनिंद थे ये उत्तराखंड की पहली राजनीतिक शक्ति भी मानी जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड की जो पहली राजनीतिक शक्ति है वो कौन से शासक थे, तो आपको याद रखना है कुनिंद। ठीक है, कालसी लेख के अनुसार प्रारंभ में कुनिंद लोग मौर्य के अधीन थे। ठीक है, कालसी लेख कहाँ से मिला है, तो कालसी लेख आपको जो है देहरादून से मिला है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो कालसी शिलालेख है इसकी खोज किसने की है। ठीक है, सभी को कमेंट में बताना है कि कालसी शिलालेख की खोज किसने की है। ठीक है, तो कालसी शिलालेख के अनुसार हमें जो है पता चलता है कि जो कुनिंद लोग थे ये मौर्यों के अधीन थे। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो यशवंत कटोच हैं, इनके अनुसार कुनिंदों ने उत्तराखंड में लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, और कुनिंदों का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो कौन था, आपका अमोघ भूति। ठीक है, याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अमोघ भूति जो है किस वंश से संबंधित है। ठीक है, तो ये क्या है, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली और प्रतापी शासक था। अमोघ भूति की रजत रजत व ताम्र मुद्राएं पश्चिम में व्यास से लेकर अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सुनेत से और बेहद तक प्राप्त होती है। यानी कि इन जो ये स्थान पर जो हमें अमोघ भूति की जो मुद्राएं मिलती हैं, इससे उनके शासन का पता चलता है कि मतलब उनका जो शासन था वो कितने क्षेत्रों में फैला हुआ था। ठीक है, तो अमोघ भूति के जो मुद्राएं हैं वो रजत और ताम्र में देखने को मिलती है, यानी कि चांदी और तांबे में जो है इनकी मुद्राएं बनी हुई थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो दक्षिण में सुनेत जो कि लुधियाना में है, और बेहद जो है सहारनपुर में पड़ता है। वर्तमान में अगर हम देखें तो सुनेत कहाँ पर पड़ता है, लुधियाना में, और बेहद जो है सहारनपुर में पड़ता है। साथ ही व्यास से लेकर अलकनंदा तक जो है इसका क्षेत्र फैला हुआ था अमोघ भूति का। ठीक है, अमोघ भूति की मुद्राओं में प्राकृत भाषा में क्या लिखा हुआ था, राज्य कुनिंदस्य अमोघ भूति महाराजस। ठीक है, तो ये जो है इनकी मुद्राओं में अंकित है। किस भाषा में लिखा है, प्राकृत भाषा में। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है जो अमोघ भूति की जो मुद्राएं मिलती हैं उनमें ये लेख लिखा हुआ मिलेगा आपको, क्या, राजा कुनिंदस्य अमोघ भूति महाराजस्य। ठीक है, और ये किस भाषा में है, पूछा जा सकता है प्राकृत में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महाभारत में कुनिंदों को द्विज कहा गया है। ठीक है, और जो कुनिंद नरेश है उनको द्विज श्रेष्ठ कहा गया है, कहाँ पर, महाभारत में। ठीक है, कुनिंदों की पहली राजधानी कलकुट थी, और जबकि इनकी दूसरी राजधानी कहाँ थी, शत्रुघ्न थी। और ये जो लोग थे कुनिंद लोग, ये शैव धर्मावलंबी थे, यानी कि ये शैव मत को मानने वाले थे। तो राजधानी की बात करें तो पहली राजधानी कहाँ है, कलकुट, और दूसरी शत्रुघ्न, और ये जो है शैव धर्म को मानने वाले थे। आगे हम देखते हैं महाभारत और अष्टाध्यायी। ठीक है, इनमें कुनिंदों की जानकारी मिलती है, और वन पर्व के, महाभारत के वन पर्व में कुनिंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है। ठीक है, यानी कि अगर हम ग्रंथों की बात करते हैं तो महाभारत और अष्टाध्याय में भी जो है हमें कुनिंदों की जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो विदेशी लेखक टॉलमी ने भी जो है कुनिंद शासक का वर्णन किया है। तो ये सभी जो हमारे पास जो कहे स्रोत कहें, इनके आधार पर जो है हमें कुनिंद शासक की जानकारी मिलती है। कुनिंद जो मुद्राएं हैं उत्तरकाशी की देवढुंगा से और टिहरी के अठोड़ से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, साथ ही कुनिंदों के बारे में जो है हमें 5 अभिलेख भी मिलते हैं। 5 अभिलेख मिल रहे हैं ना, इनमें से 4 जो है भरहुत में है और 1 मथुरा से प्राप्त होता है। साथ ही जो कुनिंद है, कुनिंदों के समकालीन जो है योधे और औदुंबर
गणराज्य थे, यानी कि कुनिंदों के समकालीन जो है हम योधे वंश को भी देखते हैं और औदुंबर जो है साम्राज्य को भी देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुनिंदों की मुद्राओं के बारे में। ठीक है, कुनिंद मुद्राओं के बारे में अब देखते हैं। तो कुनिंदों की जानकारी जो है हमें उनकी 3 प्रकार की मुद्राओं से मिलती है। ठीक है, कौन कौन सी? अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं और छत्रीश्वर, या फिर कहीं कहीं पे आप जो है इसे छत्रीश्वर भी पढ़ते होंगे, ये छत्रीश्वर प्रकार की मुद्राएं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जो ये 3 प्रकार की मुद्राएं हैं ये किस शासन जो है शासन से संबंधित है? तो ये है आपकी कुनिंदों से। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले जो है इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जो अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं हैं, अगर हम इनकी लिपि की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखना कि ये जो है ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में लिखी गई, यानी कि अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्राएं हैं इनमें 2 लिपियां हमें देखने को मिलती है, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। और ये जो तीनों प्रकार की जो मुद्राएं हैं, अमोघ भूति प्रकार की, अल्मोड़ा प्रकार की और छत्तीसगढ़ प्रकार की, इनमें सबसे प्राचीन जो मुद्रा है वो हमें मिलती है अमोघ भूति प्रकार की। ठीक है, इन मुद्राओं के जो धातु की बात करें तो ये तांबे और चांदी से बनी हुई थी। लेख हमने अभी पढ़ा है, कौन सा लेख मिलता है अमोघ भूति की रचनाओं में? कि राज्ञ कुनिदस्य अमोघ भूति महाराजस। ठीक है, अगर चित्रों की बात करें तो इन जो मुद्राएं हैं इनमें अक्सर हमें जो है देवी, मृग, नदी और नाग, इस प्रकार के चित्र देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर हम अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्राओं की बात करें तो ये हिंद यूनानी राजाओं के रजत मुद्राओं से जो है इनका प्रभाव देखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। ठीक है, तो जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं इनमें सिर्फ एक ही लिपि का प्रयोग हुआ है, वो है आपकी ब्राह्मी लिपि, और एक ही धातु से बनी हुई है, तांबे से। ठीक है, तो क्या याद रखना है आपको? जो अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं हैं वो आपकी ब्राह्मी लिपि और धातु धातु कौन सा था? तांबा था। ठीक है, इसमें अगर हम चित्रों की बात करें तो इन मुद्राओं में जो है हमें वृत्त और कुब्बड़ का जो बैल है इस प्रकार के चित्र मिले। याद रखना आपको, जो कुब्बड़ बैल है वो हमें अल्मोड़ा प्रकार की जो है मुद्राओं में देखने को मिलता है। साथ ही अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं हैं दोस्तों, इसमें हमें 8 राजाओं के बारे में पता मिलता है। जो 8 जो कुनिंद राजा थे इनकी जानकारी हमें जो है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर बात करें हम छत्तीसगढ़ प्रकार की मुद्राएं तो ये ब्राह्मी लिपि में थी, और इसमें जो है अक्सर कुषाणों का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। साथ ही जो इनकी मुद्राएं थी इनमें शिव का चित्र हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थोड़ा डिटेल्स में। तो सबसे पहले जो अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्राएं हैं, ठीक है, ये किससे बनी हुई थी? तो रजत और तांबे से, यानी कि चांदी से और तांबे से जो है अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं बनी हुई थी। ठीक है, इसमें ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि का लेख मिलते हैं। अमोघ भूति की जो मुद्राएं हैं उनमें देवी, मृग का जो है चित्र अंकन होता है, यानी कि इन मुद्राओं में जो है हमें देवी के और मृग के चित्र मिलते हैं, साथ में नदी और नाग के भी चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। ठीक है, तो अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं हैं इसमें हमें 8 राजाओं के नाम मिलते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से मिलते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो जो अल्मोड़ा से मिली है 4 मुद्राएं, इनमें शिवपालित, हरिदत्त, शिवदत्त और मगदत्त, इन 4 राजाओं के नाम मिलते हैं हमें अल्मोड़ा से प्राप्त मुद्राओं में। साथ ही अल्मोड़ा से जो ये मुद्राएं मिली हैं शिवपालित, हरिदत्त, शिवदत्त और मगधभट्ट की, ये जो है ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संरक्षित है। ठीक है, और इसके बाद जो है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं कत्यूरी घाटी से मिली है। ठीक है, 54 प्रकार की मुद्राएं हमें कहाँ से मिली है? कत्यूरी घाटी से। ठीक है, तो जो ये 54 प्रकार की जो मुद्राएं हमें मिली कत्यूरी घाटी से, इनमें एक तो आपका शिवदत्त से संबंधित है। ठीक है, एक आपका आसिक से संबंधित है, और शेष जो है आपके गोमित्र से संबंधित है। यानी कितने हुए? 4 ऊपर, ठीक है, 5, 6, 7, 7 हो गए। और जो 8वां है हमारा, वो हमारे जो है ब्रिटिश संग्रहालय में जो है एक शिव रक्षित नामक जो राजा है उसका ताम्र मुद्रा मिलती है, और इसकी जो खोज है वो कौन करता है? डॉक्टर महेश्वर जोशी। ठीक है, तो कुल 8 राजाओं के नाम हमें जो है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं, तो अल्मोड़ा सिक्कों से संभवतः 8 कुनिंद नरेशों के नाम हमें देखने को मिलते हैं, और कुनिंदों के अधिष्ठाता देव छत्रेश्वर को भगवान शिव के रूप में पूजा की जाती है। मतलब जो छत्रेश्वर है इसकी भगवान शिव के रूप में जो है पूजा की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो
मार्फोलॉजी ऑफ कुड़िंद कॉइन्स, ये पुस्तक किसकी है? MP जोशी की है। और आगे हम देखते हैं तो अमोघ भूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में शकों का अधिकार हो गया था। और शकों की जो पुष्टि है वो हमें कटारमल के सूर्य मंदिर से और कुमाऊं में प्रचलित शक संवत से मिलती है। कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। तो ठीक है, यहाँ से हमें जानकारी मिलती है शकों की, ठीक है, जिन्होंने जो है कुड़िंदों के जो मैदानी भाग पर क्या है अधिकार किया था। इसको जो है आपको याद भी रखना है, पूछा भी जा सकता है कि शकों ने जो है राज्य के किस भाग पर अधिकार किया था? तो मैदानी भाग पर। ठीक है, आगे हम देखते हैं उत्तराखंड में कुषाण शासन। ठीक है, ये कुषाण जो है ये शकों के बाद जो है इन्होंने राज्य के तराई भाग पर जो है अधिकार किया। कुषाण शासक की जानकारी जो है हमें कहाँ से मिलती है ये हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो कुषाण कालीन अवशेष कहें या फिर जानकारी कहें या फिर मुद्राएं कहें। ठीक है, तो इनकी जानकारी कुषाणों की जो जानकारी है वो हमें एक तो वीरभद्र से मिलती है, मोरध्वज और गोविषाण से मिलती है। ठीक है, वर्तमान में देखें तो वीरभद्र जो है आपका ऋषिकेश, मोरध्वज कोटद्वार में और गोविषाण जो है वो काशीपुर में है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या है कुषाणों की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब कुषाण जो गोविषाण के सिक्के हैं इनकी खोज 1960 ईस्वी में कीपी नौटियाल ने की है। ठीक है, तो कीपी नौटियाल की एक पुस्तक आर्कोलॉजी ऑफ कुमाऊं और इसमें जो है गोविषाण की मुद्राओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही जो है कीपी नौटियाल बताते हैं कि गोविषाण जो है कुषाणों का प्रमुख नगर था। ठीक है, तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? AP जो नौटियाल की जो बुक है वहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो वीरभद्र है वो ऋषिकेश के लिए कहा गया है, मोरध्वज कोटद्वार के लिए और गोविषाण जो है काशी के लिए। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वही हम देखेंगे। साथ ही जो कुषाणों का शक्तिशाली शासक था वो था कनिष्क। ठीक है, और इसने क्या है राज्य के तराई क्षेत्रों पर अधिकार किया और इसकी जो राजधानी है वो पुरुषपुर ये या फिर पेशावर है। तो याद रखना है, फिर से बता रही हूँ, मैदानी भागों में कौन अधिकार करते हैं? शक, और तराई क्षेत्र में आपकी जो है कुषाण। ठीक है, आगे हम देखते हैं तो भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे। साथ ही रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक जो है कौन था? कनिष्क था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया और जिसका उत्तराधिकारी हुस्क था। ठीक है, हुस्क की 44 मुद्राएं जो है मुन की रीति जो कि टिहरी में पड़ता है 1972 में प्राप्त हुई। साथ ही कुषाण शासक जो है वासुदेव द्वितीय की जो है 3 मुद्राएं गोविषाण के टीले से प्राप्त होती हैं और जिसमें क्या है शिव और नंदी के चित्र बने हुए थे। साथ ही 7 कुषाण मुद्राएं हमें जो है खटीमा से प्राप्त होती हैं जिसमें जो है वसु नामक जो है राजा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये है जो है उत्तराखंड के कुषाण शासक। अब हम देखते हैं उत्तराखंड के योधे वंश। ठीक है, योधे वंश जैसे हमने अभी पढ़ा कि योधे वंश किसके? कुड़िंदों के समकालीन थे। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट आपको यही याद रखना है कि जो योधे है, ठीक है, वो किसके समकालीन थे? कुड़िंदों के समकालीन थे। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो योधे से संबंधित जो मुद्राएं हैं वो जौनसार बाबर देहरादून में और कालाडंड जो लेंसी टाउन में पड़ता है यहाँ से मिलती है। ठीक है, तो कुषाणों को कुचलने का जो मुख्य भूमिका निभाते हैं वो योधे ही शासक निभाते हैं। साथ ही हमें जो है याद रखना है कि जो योधे शासक है ये द्वि और त्रिय मुद्रा लेख जो है इनके सिक्कों में मिलते हैं। मतलब जो योधे शासक है इनके द्वि और त्रि मुद्रा लेख वाले सिक्के प्राप्त होते हैं। साथ ही योधे कालीन मुद्राओं में जो है सूलधारी कार्तिकेय का चित्र भी अंकित होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं युगशैल का गोत्रीय वंश। ठीक है, गोत्रीय वंश का जो क्षेत्र है वो कहाँ है? तो कालसी प्रदेश के आसपास का राज्य जो है गोत्रीय वंश का क्षेत्र था। ठीक है, इसका प्रतापी जो शासक था वो सीलवर्मन था। तो इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो इसका जो प्रतापी राजा था वो कौन था? सीलवर्मन था और इसने जो है बड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है गोत्रीय वंश से। ठीक है, आगे जो है कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो गोदे जो वंश है ये कालसी प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, प्रतापी शासक कौन है? सीलवर्मन है और सीलवर्मन ने जो है देहरादून के जगत ग्राम में बाढ़ वाला वेदिका का निर्माण कराया था और इसमें यमुना घाटी पर 4 अश्वमेघ किए थे। साथ ही शिव भवानी नामक राजा ने भी जो है यमुना के तट पर अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। हरिपुर नामक जो पुरा स्थल है वो देहरादून जनपद में है जबकि मतिपुर नामक जो पुरा स्थल है वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर में स्थित है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कुल्लूत वंश। ठीक है, कुलूत वंश देखिए कुल्लू घाटी में जो है इनका शासन रहा है और कुलूक वंश की जो जानकारी है वो बृहद संहिता और मुद्राक्षर से मिलती है। कुलूत वंश का प्रतापी शासक जो है वीर्यस था और वीर्यस की वृत्ताकार रजत मुद्राएं हमें मिलती हैं। आगे हम देखते हैं काशी गोविषाण में मित्र वंश। ठीक है, तो काशीपुर में जो है 2 मित्र राजाओं के उल्लेख मिलता है।
कौन कौन से? तो मात्र मित्र और पृथ्वी मित्र। ठीक है, अब हम देखते हैं हिमालय का कर्तव्यपुर राज्य। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अब। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं जो उत्तराखंड में शासक था हमारा कुनिंद वंश। ठीक है, कुनिंद वंश को कौन हराते हैं? शक। शक जो है मैदानी क्षेत्रों पर जो है अधिकार करते हैं, और शक के बाद जो है कुषाण आते हैं, और कुषाण जो है इसके तराई भाग पर अपना अधिकार करते हैं। तो फिर जब ये कुषाण जो है कुषाण और शकों का जब स्थापत्य था गढ़वाल में, इसके बाद जो है कुनिंद साम्राज्य फिर से उभरने लगता है। ठीक है, उभरने लगता है, यहाँ पर फिर दोबारा कोई प्रतापी राजा आता है, और वो फिर से जो है अपने इन जो है शक और कुनिंद कुषाणों को यहाँ से भगा देता है। यानी कि कुनिंदों का जो है शासन दोबारा से उभरने लगा, और इन्होंने यहाँ के जो शक थे जिन्होंने मैदानी क्षेत्रों पर अधिकार रखा था, और जो कुषाण थे जिन्होंने तराई क्षेत्र पर अधिकार रखा था, इनको यहाँ से भगा देते हैं। ठीक है, और फिर दूसरे साम्राज्य की स्थापना करते हैं जिसका नाम ही रखते हैं करतुरपुर राज्य। ठीक है, करतुरपुर राज्य की स्थापना कौन करते हैं? तो कुनिंद करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कुनिंदों के बारे में जिन्होंने करतुरपुर राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो करतुरपुर राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लोहित खंड के उत्तरी भाग पर स्थित है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है, ठीक है, जो हरिसेन द्वारा रचित है, इसमें करतुरपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया गया है। साथ ही कुछ इतिहासकारों का मानना है कि करतुरपुर पर जो है कुनिंदों का शासन था, एवं करतुरपुर राज्य की राजधानी कार्तिकेयपुर थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं तो स्कंद गुप्त काल में हूणों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, और उस समय जब हूणों का आक्रमण होता है तो जो करतुरपुर राज्य है इस पे भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है, यानी कि करतुरपुर राज्य में भी जो है हूण आक्रमण करते हैं। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हूण राजा तोरमाण और महिर कुल के अधीन हिमालय का कुछ भाग था। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन जानकारी देते हैं कि जो हूण राजा थे तोरमाणा और मिहिर कुल, ठीक है, इसके अधीन हिमालय का क्या है कुछ भाग था। नेक्स्ट हमारे पास जो वंश है वो है छागलेश वंश। ठीक है, छागलेश वंश के बारे में क्या आपको याद रखना है कि ये जो लाखामंडल के खंडित शिलालेख छागलेश वंश से संबंधित है, और इस शिलालेख से जो है 7 राजाओं का हमें नाम मिलते हैं। साथ ही अगर इसके पहले राजा की बात करें तो नरपति जयदास है, और अंतिम नामक्षत नामक राजा था। तो ये ही जानकारी है हमें छागलेश वंश के बारे में, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, आगे हम देखते हैं सिंहपुर का यदुवंश। ठीक है, यदुवंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो लाखामंडल का जो ईश्वरीय लेख है। ठीक है, साथ ही देखिए तो यदुवंश जो है वो 6वीं और 7वीं सदी के आसपास रहा है, और यदुवंशीय राजाओं की जानकारी हमें लाखामंडल से प्राप्त राजकुमारी ईश्वरा के लेख से मिलती है। ठीक है, इस लेख से जो है 11 पीढ़ियों के 12 शासकों के नाम मिलते हैं। साथ ही यदु शासक का जो संस्थापक है सेन वर्मन था, और इसकी जो राजधानी थी वो यमुना प्रदेश में सिंहपुर थी। ठीक है, कुमारी ईश्वरा जो है वो भास्कर वर्मन की पुत्री थी, और जालंधर कुमार राजकुमार चंद्रगुप्त की पत्नी थी। साथ ही ईश्वरा ने जो है लाखामंडल में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। अब हम देखते हैं उत्तराखंड में नागवंश। ठीक है, तो 6वीं और 7वीं सदी में जो है नागवंश का अस्तित्व हमें देखने को मिलता है, यानी कि जो करतुरपुर राज्य है, करतुरपुर राज्य को समाप्त करने में जो है नागों का हाथ होता है। नागों की पुष्टि जो है गोविषाण के त्रिशूल लेख से मिलती है, यानी कि गोविषाण का जो त्रिशूल लेख है वो किससे संबंधित है? नागों से संबंधित है। ठीक है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 4 नाग राजाओं के नाम मिलते हैं। कौन कौन से? तो स्कंद नाग, गणपति नाग, विभु नाग और सुनाग। ये 4 जो नाग राजा है इनका नाम हमें गोविषाण त्रिशूल लेख से मिलता है। लेख में उल्लेख किया गया है कि गणपति नाग ने अपने दूसरे राज्य वर्ष में रुद्र महालय के सामने शक्ति त्रिशूल की स्थापना की थी। ठीक है, साथ ही गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 7वीं और 6वीं और ईस्वी के दक्षिण ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है, जो हमें त्रिशूल लेख मिलता है कहाँ पर? गोविषाण में। तो इसमें जो है दक्षिण ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। साथ ही जो गणपति नाग है ये उत्तरी राजवंश का शक्तिशाली प्रशासक प्रतीक होता है, और इसका जो रुद्र महालय गोपेश्वर में जो है अभिलेख भी मिला है। आगे हम देखते हैं तो यमुना घाटी में यदुओं का अस्तित्व मिटाने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? नाग शक्ति को जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मोखरी वंश। ठीक है, तो उत्तराखंड में नाग शासकों को जो कन्नौज के मोखरी वंश थे इन्होंने परास्त किया, और यहाँ पर जो है मोखरी वंश का जो अंतिम शासक था वो था आपका ग्रहवर्मा।
ठीक है। प्रथम शासक कौन था? तो अगर हम बात करें तो कन्नौज की जो मोखरी वंश है इसका प्रथम शासक मिलता है आपको हरिवर्मा, ठीक है, याद रख सकते हैं। और जो ग्रह वर्मा है इसकी हत्या करता है हर्षवर्धन, ठीक है। और बाद में यहाँ पर क्या है, हर्षवर्धन का साम्राज्य हो जाता है, ठीक है। अब हर्षवर्धन जो वंश है इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो थानेश्वर का हर्षवर्धन वंश, फिर मौखरी वंश के बाद जो है हर्षवर्धन वंश यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित नामक पुस्तक में उत्तराखंड में आने का जो है इसका वर्णन मिलता है, यानी कि बाण भट्ट की जो रचना है हर्षचरित्र, ठीक है, इसमें हर्षवर्धन का जो है उत्तराखंड आने का वर्णन मिलता है। साथ ही हर्षवर्धन काल में जो है चीनी यात्री वेनसांग हिमालय पर आया था, ठीक है। कहते हैं कि चीनी यात्री जो है वेनसांग हिमालय के पोलो हिमोपुलू या फिर ब्रह्मपुर राज्य में गया था। इन्होंने जो है यहाँ पर 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख भी किया है। साथ ही बात करें तो कनंगिम ने आधुनिक गढ़वाल और कुमाऊं वाले संपूर्ण भूभाग को क्या कहा है, ब्रह्मपुर कहा है, ठीक है। वेनसांग ने गंगा को महाभद्रा कहा है और हरिद्वार को मोइलो कहा है, जिसका क्षेत्रफल बताते हैं 20 ली, ठीक है। 20 ली जो चीनी माप का एक होता है, ठीक है। तो ये है आज के दोस्तों हमारे शासक, ठीक है। और ये आज के जो हमने ये वंशों के बारे में पढ़ा है। अगली वीडियो में जो है दोस्तों हम शुरू करेंगे हर्षवर्धन के पश्चात मध्य हिमालय, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। तो अगर दोस्तों आप जो है प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहें, ठीक है। आपको जो है संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है आपका वो कंप्लीट करवाया जाएगा। काफ़ी टाइम है दोस्तों, अभी 7-8 महीने आपके पास हैं। और अगर आप पुलिस कांस्टेबल या फिर जो है उत्तराखंड से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।